वालेकुम दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम कॉर्पोरेशन डिस्पोजेबल ऑफ नेट इनकम यानी कि रिटेन अर्निंग 2012 का प्राइवेट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन जून 30, 2012 द रिटेन अर्निंग अकाउंट इन द बुक्स ऑफ इंडस कंपनी लिमिटेड, ठीक, जिसका हम रिटेन अर्निंग बना रहे हैं वो इंडस कंपनी लिमिटेड है। ठीक है, शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, ये रिटेन अर्निंग ये बिगनिंग का है। ठीक है, बिगिनिंग बैलेंस है। द एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, उस तारीख को शोज नेट इनकम ऑफ ₹5,50,000। ठीक है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर समरी आ गई हमारी यहाँ पर। ठीक है, और ये क्लोज होगी किसमें, रिटेन अर्निंग में। ठीक है, सो विच इज ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स अकाउंट, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। वैसे जर्नली भी क्लोज होती है और यहाँ पे आपको एडिशनली यहाँ पे बताया भी गया है कि ये क्लोज होगी रिटेन अर्निंग अकाउंट्स में। ठीक है, फिर द कंपनीज डायरेक्टर डिसाइडेड एज फॉलोज, कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ प्रोविजंस डिसाइड की कि हमने ये चीज़ें रिटेन अर्निंग से निकालनी है। ठीक है, सो डिक्लेयर्ड अ कैश डिविडेंड ऑफ ₹2,50,000। ठीक है, 50,000 2,50,000 का उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम कैश डिविडेंड देंगे। ठीक है, एस्टेब्लिश अ रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन इन द, ये नेक्स्ट पेज पे, तो बाकी हमारे पास यहाँ नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है अमाउंट ₹1,00,000। ठीक है, 1 लाख जो है वो रिजर्व निकाले बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए। फिर अप्रोप्रिएट ऑफ ₹50,000 फॉर द रिजर्व फॉर डिबेंचर्स रिडेम्पशंस। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशंस यानी कि जो जिन लोगों को इन लोगों ने डिबेंचर्स दिए हुए थे यानी कि बॉन्ड्स, ठीक है, बॉन्ड्स दिए हुए थे, उनकी रिडेम्पशंस आ गई। यानी कि वो जो है वो मतलब अगर वो इस वक्त उनकी मैच्योरिटी आती तो उसको भी जाहिर सी बातें पैसे देने पड़ते हैं। तो जिसकी वजह से 50,000 उसके लिए रिजर्व करके रख लिया उन लोगों ने। ठीक है, यानी कि अगर लेट सपोज के डिबेंचर्स की मैच्योरिटी आती है, क्योंकि मैच्योरिटी पे क्या होता है कि प्रिंसिपल अमाउंट पे बैक करना पड़ता है कंपनी को। ठीक है, जो कंपनी ने मतलब जो बॉन्ड होल्डर होता है वो बॉन्ड अपना वापसी देता है कंपनी को, और कंपनी जो है उन्हें जो बॉन्ड की जो फेस वैल्यू है या जो प्रिंसिपल है वो उसे देती है, मतलब उससे पैसे देती है इन शॉर्ट, इन सिंपल। ठीक है, सो अप्रोप्रिएट फॉर रुपीज़, तो उसके लिए क्या है कि रिजर्व निकाल के रखती है कंपनी के। अगर कल परसों जो है किसी बॉन्ड की मैच्योरिटी आती है और फिर वो बॉन्ड होल्डर हमारे पास ये बॉन्ड लेकर आता है तो हम जो है उन्हें दे सकें। ठीक है, पैसे फॉर द डिवेंचर redemptions and establish a reserve for contingencies in the amount of ₹45,000। ठीक है, कंटीजेंसीज यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग। ठीक है, कंटीजेंसी फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री वगैरह में आग लग जाती है इनकी, ठीक है, तो फिर जाहिर सी बात है पूरा उनके ऑपरेशंस अफेक्ट करेगा, पूरा ऑपरेशन जो है इनको होल्ड ऑन करना पड़ेगा या स्टॉप करना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि इनकी काफ़ी ज़्यादा लॉस सेल्स हो जाएंगी। ठीक है, तो या नुकसान हो जाएगा। तो जिसकी वजह से वो ये करके रखते हैं कि कंटीजेंसी या ऐसे जो रेनी डेज होते हैं इनको बेसिकली रेनी डेज कहते हैं, बुरे वक्त। तो बुरे वक्त के लिए वो लोग पैसे रिजर्व करके रखते हैं, तो उनको हम कहते हैं कंटीजेंसीज। ठीक है, कंटीजेंसीज। सो अगर कंटीजेंसी होगी कंपनी के पास तो कंपनी जो है वो नई फैक्ट्री उसी वक्त ही लगाकर अपना काम जारी रखेगी। ठीक है, तो दिस इज वाई बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग और डिजास्टर रिकवरी और कंटीजेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर अ बिजनेस to make it preserve its going concerns for the perpetuity। ठीक है, perpetuity के कहते हैं कि मतलब कंसिस्टेंटली। ठीक है, कंसिस्टेंटली जो काम होता है उसको हम कहते हैं परपेचुअल है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। यहाँ पे हमें सिर्फ रिटेन अर्निंग का टी अकाउंट बनाना है, सिंपल। ठीक है, काफ़ी मतलब ईजीएस्ट, वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन है। हमें सिर्फ यहाँ पे टी अकाउंट बनाना है, लिखा है प्रिपेयर रिटेन अर्निंग अकाउंट यानी कि उसका टी अकाउंट। ठीक है, तो अब हम इसका टी अकाउंट बनाएंगे, और टी अकाउंट बनाने का कुछ ये फॉर्मेट होता है कि आप एक बड़ा सा टी शेप में टेबल बना देते हो। ठीक है, और ऊपर हम लिखेंगे इंडस कंपनी लिमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज देता चलूँ कि जब कंपनी में ऐसा क्यों लिखा होता है कि इंडस मोटर लिमिटेड या HBL लिमिटेड या हबी बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ठीक है, तो इस लिमिटेड का वर्ड इसलिए अगर आप पार्टनरशिप के फॉर्म में का किसी का नाम पढ़ो तो उसमें लिमिटेड वर्ड लिमिटेड नहीं लिखा होता। ठीक है, तो लिमिटेड का मतलब ये होता है कि जो इनके जो स्टॉक होल्डर्स हैं, कंपनी के स्टॉक होल्डर्स ओनर्स होते हैं। ठीक है, तो उनके जो स्टॉक होल्डर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड से मकसद कि
आप अगर पार्टनरशिप के यहाँ पे क्वेश्चंस कभी कभी आपने अगर सॉल्व किए होंगे, तो जब पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है और वो या पार्टनर जो है पार्टनर की जो लायबिलिटी बढ़ जाती है उसकी कैपिटल से, या उसको जो पैसे या लॉस देना होता है वो बढ़ जाता है कैपिटल से, तो वो अपने घर से पैसे लेकर आता है, ठीक है। और अपने आप को बैंक करप्ट डिक्लेयर नहीं कर सकता इस सूरत में। लेकिन कंपनी की सूरत में कोई भी स्टॉक होल्डर कंपनी का खसारा अपने घर के पैसों से पूरा नहीं करता। तो वर्ड लिमिटेड ये चीज़ इंडिकेट करता है कि इनकी जो लायबिलिटी है स्टॉक होल्डर्स की वो लिमिटेड है, यानी कि अगर कंपनी अपनी डेफिशिएंसी को मीट नहीं कर पाएगी तो उसका मतलब कि स्टॉक होल्डर्स अपने घर से पैसा नहीं लेकर आएंगे उसकी डेफिशिएंसी को मीट करने के लिए, ठीक है। और कंपनी में ये होता है कि जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो बिल्कुल ही अलग डिफरेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल ही सेपरेट होते हैं, ठीक है, मैनेजमेंट से। उनकी जो मैनेजमेंट जैसे सीईओ, सीएफओ, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये तमाम लोग अलग होते हैं। ये मैनेजमेंट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और अपनी इन लोगों को अपनी जो है वो फिक्स्ड इनकम या फिक्स सैलरी मिल रही होती है, ठीक है। जबकि स्टॉक होल्डर्स हैं वो इन्वेस्टेड होते हैं उस कंपनी में, ठीक है, यानी कि वो ओनर्स होते हैं एक्चुअल में उस कंपनी के, ठीक है। तो फिर कंपनी का कितना भी नुकसान हो या कंपनी लॉस या घाटे में जाए, मैनेजमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है स्टॉक होल्डर्स को, ठीक है, क्योंकि उनका डिविडेंड आगे जाके सेक्रीफाइस हो जाता है। और स्टॉक होल्डर और मैनेजमेंट को उसकी सैलरी फिक्स्ड पूरी मिलती है, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट को जो अल्टीमेट रिस्क ये उठाना पड़ता है लॉसेस की सूरत में कि उनकी जॉब जा सकती है, क्योंकि अगर कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो ऐसी बात है कोई भी मैनेजमेंट में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इनका जर्नल लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंट्रीज पढ़ते हैं यहाँ पर। तो हमारी जो सबसे पहली एंट्री है, तो हमारी पहली एंट्री ये बनेगी कि इनकम और रेवेन्यू समरी को हम क्लोज कर देंगे रिटेन एंडिंग में, ठीक है, जो कि 5,50,000 की है, ठीक है। और इससे पहले हम जो है ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, जो रिटेन एंडिंग का पिछले जून 30 का ओपनिंग बैलेंस था 3 लाख, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, फिर उसके बाद रिटेन एंडिंग के अंदर हम हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्लोज कर देंगे, जो कि 5,50,000 की है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। रिटेन अर्निंग जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो जब इनकम समरी भी क्लोज होती है रिटेन अर्निंग्स में, तो हम उसे भी इनकम समरी को डेबिट कर देते हैं और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे इसका, जो कि होगा हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है। अब हम इनकम समरी को क्लोज कर देंगे, ठीक है। यानी कि इसकी जब हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो किस तरह बनाते थे, ठीक है, इनकम समरी को हम डेबिट कर देते हैं और रिटेन अर्निंग को हम क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे रिटेन अर्निंग 5,50,000 से यहाँ पे क्रेडिट हुआ है, ठीक है, 5,50,000 से ये क्रेडिट हुआ है, और किसकी वजह से हुआ था, इनकम समरी की वजह से। तो यहाँ पे हम सिंपली इनकम समरी लिख लेते हैं, ठीक है, इनकम समरी, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आ जाते हैं हमारी नीचे जो प्रोविजंस गिवन है उनकी तरफ, ठीक है। तो सबसे पहली प्रोविजन ये है कि डिक्लेयर किया है कैश डिविडेंड ₹2,50,000 का, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैश डिविडेंड निकालेंगे, क्योंकि ये अब ये रिटेन अर्निंग से निकला है तो इसकी वजह से रिटेन अर्निंग डेबिट हो गया है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे तो किस तरह बनेगी कि कैश डिविडेंड को पेएबल को हम क्रेडिट कर देते हैं और रिटेन अर्निंग को डेबिट कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अभी भी बताया था कि रिटेन अर्निंग जब भी बढ़ता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, यानी कि अगर जब भी वो घटेगा तो हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग यहाँ पे घट रहा है क्योंकि डेबिट की साइड पे आ रहा है, कितने से, 2,50,000 से। और किसकी वजह से घट रहा है, ये कैश डिविडेंड पेएबल की वजह से घट रहा है, ठीक है, जो कि हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कैश डिविडेंड पेएबल 2,50,000, ठीक है। तो ये कैश डिविडेंड पेएबल की वजह से डेबिट हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2,50,000 यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है। अब हमारी जो दूसरी गिवन एंट्री है वो है एस्टेब्लिश रिजर्व फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन। बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए रिजर्व एस्टेब्लिश करना है, कितना, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपीज़, ठीक है, 1 लाख रुपीज़ रिजर्व करना है बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ वो भी यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक
तो ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया, बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व 1 लाख। अब हम देखते हैं कि और क्या है हमारे पास, ठीक है। सो फिर हमारे पास आ जाता है अप्रोप्रिएट और 50,000 रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडम्पशन, ठीक है। डिबेंचर रिडम्पशन के लिए हमने रिजर्व निकाला, ये भी हम जो रिटेन अर्निंग से निकालते हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिबेंचर रिडम्पशन, ठीक है, ठीक है। तो ये भी हमने डिबेंचर रिडम्पशन भी निकाल लिया। फिर आखिरी है हमारी कंटीजेंसी, ठीक है, कॉन्टीजेंसी रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज, जो कि कितने रुपए की है, जो कि हमारी रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज द अमाउंट ऑफ रुपीज़ 45,000, जो कि 45,000 की है, ठीक है। तो हम ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हमारा पूरा हो गया, हमने यहाँ पे रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज रिजर्व भी लिख लिया 45,000 का, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे कि अब ये क्रेडिट साइड पूरा प्लस करेंगे और इसमें से डेबिट साइड लेस करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे कौन सी साइड कौन सी साइड में एडिशनल बैलेंस आना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल कि ये वाली साइड जो है बड़ी है, तो फिर जो साइड कम होती है उस साइड में हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पहले कैलकुलेटर से देख लेते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है, ठीक है। सो 3 लाख प्लस 5,50,000, तो ये आ गया हमारे पास 8,50,000, ठीक है। तो हम इस 8,50,000 को यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर में लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अब इसे लिख लिया है। अब हम पूरे इसकी जो डेबिट साइड है उसको इसमें से लेस करेंगे, ठीक है। तो हमें पता चलेगा कि कितना हमें कैरी फॉरवर्ड करना है, ठीक है। या तो फिर पहले हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि ये इससे बड़ा आ रहा है या इससे कम आ रहा है, और फिर हम जो इसके डिफरेंस से उसका कैरी फॉरवर्ड निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया कि ये 8,50,000 आ रहा है। अब हम इसका देखते हैं, पहले 2,50,000 को प्लस करते हैं 1 लाख से, फिर 50,000, फिर 45,000, ठीक है, कंटीजेंसीज वाला। तो ये हो गए टोटल हमारे 4,45,000, ठीक है। तो हमें कैरी फॉरवर्ड कितने करने होंगे, तो 4,45,000 में से या 8,50,000 में से 4,45,000 जब माइनस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमने 4,05,000 हमने कैरिड फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं CF, ठीक है। CF का मतलब कैरिड फॉरवर्ड 4,05,000, ठीक है। अब हम इन सबको जब प्लस करेंगे तो हमारा ये बैलेंस पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बैलेंस लिख लेते हैं, बैलेंस कितना 8,50,000, ठीक है। और यही जो कैरी फॉरवर्ड यहाँ पे क्या है, ये इसको ब्रॉट डाउन करेंगे, ठीक है। कितना, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। और हमारे पास अब मैं आपको थोड़ी एडिशनल यहाँ पे कुछ रिटेन अर्निंग के बारे में बताता चलूँ कि देखो, रिटेन अर्निंग ना एक परमानेंट अकाउंट होता है, ठीक है। परमानेंट अकाउंट होता है जिसकी जो जगह है ना वो बैलेंस शीट में इक्विटी सेक्शन में कैपिटल स्टॉक के नीचे होती है, ठीक है। अब ये रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये रिटेन अर्निंग कंपनीज की जो है मंथली अर्निंग्स होती है कि पर मंथ के एंड में जो अर्निंग्स बच गई वो रिटेन अर्निंग्स होंगी कंपनी की, ठीक है। अब लेट सपोज कि फिर जब कंपनी की जो अर्निंग्स पिछले महीने इतनी है, ठीक है, पिछले महीने 2 लाख है लेट सपोज, ठीक है। फिर इस महीने जो है कंपनी को इनकम होती है 3 लाख की, तो टोटल रिटेन अर्निंग कितनी हो गई, क्योंकि ये इनकम समरी जो होती है या नेट प्रॉफिट जो होता है वो रिटेन अर्निंग में क्लोज होता है, ठीक है। तो इस महीने में कितनी अर्निंग्स हो गई, 5 लाख, ठीक है। 2 लाख प्लस 3 लाख 5 लाख। अब इस 5 लाख जब ये कंपनी के ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में आते हैं रिटेन अर्निंग्स, फिर कंपनी जो है कुछ प्रोविजंस या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ प्रोविजंस बनाते हैं इनके, कहते हैं कि भाई इतने पैसे कंटीजेंसी के लिए रखने, इतने पैसे जो है बिल्डिंग एक्सटेंशन के लिए रिजर्व में रखने हैं, ठीक है, इतने पैसे जो है वो इस चीज़ के लिए रखने, और इतने पैसे जो है वो स्टॉक होल्डर्स को देने हैं, ठीक है, जो इनको हम कैश डिविडेंड कहते हैं। तो फिर ये तमाम चीज़ें जो रिटेन अर्निंग से लेस होती जाती हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें हमने लेस करते गए रिटेन अर्निंग से, ठीक है। और रिटेन अर्निंग में जो चीज़ ऐड होती है वो होती है इनकम समरी, ठीक है। इनकम समरी एक टेम्परेरी अकाउंट होता है, जब हम क्लोजिंग एंट्री कर रहे होते हैं तो इसको इस अकाउंट को हम बनाते हैं ताकि इसमें जितनी भी हमारी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू उन सबको क्लोज कर सकें, ठीक है। फिर ये जो टेम्परेरी अकाउंट है ये एक परमानेंट अकाउंट में क्लोज हो जाता है जो कि रिटेन अर्निंग है, ठीक है। फिर रिटेन अर्निंग कहाँ पे जाता है, ये बैलेंस शीट में इक्विटी के सेक्शन में जाता है, ठीक है।
अब मैंने आपको बोला था कि ये तमाम चीज़ें रिटेन अर्निंग से निकाली जाती हैं, ठीक है। तो रिटेन अर्निंग से जब तमाम चीज़ें निकाली जाती है ना, तो फिर उसके पास जो रिटेन अर्निंग बचता है फिर वो जाता है हमारे वो जो इस महीने का एंडिंग होता है और नए महीने का बिगिनिंग होता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस होता है नए महीने का। इसको आप फ्री कैश की फ्लो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ ये जो सोली कंपनी के पास ये अख्तियार होता है कि इसको री इन्वेस्ट कर दें अपने बिजनेस में, ठीक है। So this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz. Stay safe, stay blessed and keep watching these videos. Okay now, Allah Hafiz.